हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मोनू पर। आज की क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। राइबोसोम का मतलब होता है इंजन ऑफ द सेल। इंजन ऑफ द सेल के बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब तक की क्लासों में हमने सेल बायोलॉजी से रिलेटेड, मतलब कोशिका से रिलेटेड जितने भी सेल ऑर्गन से हमने लगभग कवर कर चुके हैं। इसके बाद में हम सेंट्रियोल्स पढ़ेंगे, तारकाई पढ़ेंगे, उसके बाद में न्यूक्लियस और क्रोमोसोम पढ़ेंगे। इसके बाद में हमारा जो सेल बायोलॉजी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर्स को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार इनको लेक्चर्स को देखिए, नोट्स बना सकते हो आप, ठीक है। और इनके जो की पॉइंट्स आप लिख सकते हो, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है। और जो क्लासें खत्म हो जाने के बाद, जब सेल बायोलॉजी क्लासें खत्म हो जाएगी, इसके बाद में टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगा, जिसके हिसाब से आप इस लेक्चर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जानना है कि राइबोसोम क्या होते हैं, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कोशिका के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों राइबोसोम्स को इंजन ऑफ द सेल्स कहा जाता है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोशिका के जितने भी बड़े बड़े सेल ऑर्गन से हमने अब तक डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग में हमने किया था सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद में हमने माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड हमने लास्ट लेक्चर्स में कर लिए हैं। उसके अलावा हमने गोल्गी अपैरेटस, गोल्जी गाय जिसको बोलते हैं, उसके अलावा हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने डिस्कस कर लिए, लाइसोसोम हमने डिस्कस कर लिए, और थोड़ा हमने कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के बारे में हमने जान लिया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया है, और इनके बारे में, इनके फंक्शंस को हमने जान लिया है कि कौन सा सेल ऑर्गन जो होता है किस तरह से फंक्शन करता है और किस तरह से कोशिका के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि राइबोसोम्स एकमात्र ऐसे सेल ऑर्गन्स होते हैं जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में मिलते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोटिक हो गई या यूकैरियोटिक हो गई या मेसोकैरियोटिक सेल्स हो गई, चाहे प्लांट सेल्स हो गए चाहे एनिमल सेल्स हो गए, सब में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम और सेंट्रियोल्स, मतलब राइबोसोम और तारकाई ऐसे सेल ऑर्गन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन रहित पाए जाते हैं, मतलब विदाउट मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। इनके ऊपर कोई भी तरह का आवरण नहीं पाया जाता है, किसी भी प्रकार की लेयर नहीं पाई जाती है। आपको मैंने पहले बताया था जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ऐसे सेल ऑर्गन्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है, मतलब उनके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन लेयर पाई जाती है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से किस प्रकार की कोई संरचना नहीं पाई जाती। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है कि राइबोसोम जो होते हैं एकमात्र ऐसे सेल ऑर्गन होते हैं, एकमात्र ऐसे कोशिकांग होते हैं जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो या मेसोकैरियोटिक सेल हो, सब में आपको राइबोसोम सेल ऑर्गन्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि राइबोसोम जो होते हैं कोशिका के अंदर तो पाए ही जाते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर के जो कोशिकांग होते हैं, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो राइबोसोम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, जिसके आधार पे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिवाइडेशन कर सकते हैं, जैसे कि 70S और 80S, ठीक है। एस यहाँ पे जो स्वेमेटर यूनिट होती है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 80S और 70S ये क्या पाई जाती है बेटा, इनकी टाइप्स पाए जाते हैं। तो 80S जो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स मिलते हैं। 80S टाइप के किस में पाए जाते हैं, ध्यान से सुनना, 80S टाइप के जो राइबोसोम मिलते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, और 70S टाइप के जो राइबोसोम मिलते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इनकी लाइनों को डिस्कस करते हैं। आज की जो इंपॉर्टेंट जो लाइन्स मैंने की पॉइंट्स बना के आपके लिए जो लेके आया हूँ उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आपको ये राइबोसोम के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप इसके बेसिस पे जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइबोसोम की खोज किसने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी ये हमको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जो पहली लाइन है इस पे आपको दिख रहा होगा कि राइबोसोम की जो खोज की थी वो जॉर्ज पैलेडे ने की थी 1953 में, ठीक है। 1953 में सबसे पहले जो खोज की थी राइबोसोम किसने की थी, जॉर्ज पैलेडे ने की थी 1953 में। आपको याद रखना है, एमसीक्यूज में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जिपमर हो सकती है, कोई भी एफएमसी या फिर नीट में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बात ये देखते हैं कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं बने किस चीज के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा,
दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब आरएनए के बने होते हैं और प्रोटीन्स के बने होते हैं, ठीक है, और नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये बात आपको बिल्कुल नोटिस कर लेनी है कि राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, एक तो आरएनए और दूसरी होती है प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन से आवृत नहीं होते, मतलब इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक तो होता है आरएनए होता है, दूसरा होता है प्रोटीन होता है, और तीसरी बात क्या होती है कि इनके चारों तरफ कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी ऑल लिविंग सेल्स हैव द राइबोसोम्स बोथ प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। मैंने आपको क्या बताया, सभी प्रकार की कोशिकाओं पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो या फिर यूकैरियोट्स हो। लेकिन यहाँ पर हमारी जो अपवाद है वो ये है कि जो मेमेलियंस की जो आरबीसी होती है, जो हमारी आरबीसी होती है बेटा, उसके अंदर आपको राइबोसोम नहीं मिलेंगे, ये अपवाद है, आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इनके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो बात करते हैं, राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन्स। वेरी इंपॉर्टेंट बात, आपको कभी भी एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका के सबसे छोटे कोशिकांग कौन होते हैं, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन्स कौन होते हैं। तो सबसे छोटे कोशिकांग जो होते हैं बेटा वो होते हैं राइबोसोम्स होते हैं, और इसको बोलते हैं इंजन ऑफ द सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मैंने आपको ये बताया था कि इनके कुछ ऐसे नाम है जो हमको बिल्कुल याद रखने। इनको क्या कहा जाता है, एक तो ऑर्गेनल विद इन दी ऑर्गेनल, जैसे कि क्या होता है कि कोशिका के अंदर तो पाए जाते हैं और उसके अंदर भी, जैसे क्लोरोप्लास्ट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, इनके अंदर भी ये सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर भी सेल ऑर्गन्स, इस वजह से क्या बोलते हैं, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, मतलब कोशिकांग के अंदर कोशिकांग जो होते हैं वो राइबोसोम्स कहलाते हैं। उसके अलावा आपको पता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द राइबोसोम। प्लीज लिसन केयरफुली, what is the most important point about the ribosome is it is known as the protein factory of the cell। अब ये protein factory of the cell कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोशिका में प्रोटीन का जो निर्माण होता है, प्रोटीन का जो निर्माण होता है, किसी भी प्रकार की जो प्रोटीन्स बनती है वो किनके द्वारा बनती है बेटा, राइबोसोम्स के द्वारा बनती है। किनके द्वारा बनती है, राइबोसोम्स के द्वारा बनती है। तो इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ दी सेल्स बोला जाता है। अब आप ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि इसको बोला जाता है इंजन ऑफ दी सेल। इसका मतलब क्या होता है, एक इंजन जो होता है वो पूरी ट्रेन को चलाता है, मतलब उस इंजन में ऐसी पावर होती है, पूरी इंजन ऐसी पावर जनरेट करता है जिसकी वजह से पूरी ट्रेन उसके पीछे चलती है। उसी प्रकार से क्या होता है बेटा, एक कोशिका जो होती है, एक जो सेल होती है, उसके अंदर क्या होता है, जितनी भी प्रकार की प्रोटीन्स जो बनती है, जितनी भी प्रकार की प्रोटीन्स बनती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, राइबोसोम जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। राइबोसोम जिम्मेदार होते हैं। तो राइबोसोम जो होते हैं वो किसी भी प्रकार की प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। और आपको पता है जो हमारा शरीर होता है वो प्रोटीन्स, हमको एनर्जी मिलती है, इस वजह से हम कार्य कर पाते हैं। उस प्रकार सेल क्या होती है, अपना वर्क कर पाती है, ठीक है। तो प्रोटीन जो होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, राइबोसोम्स के द्वारा। इसी वजह से इनको इंजन ऑफ द सेल कहा जाता है। और दूसरी बात क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। आपको एक सेल ऑर्गेनल्स और बता, न्यूक्लियोलस जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस जिसका द्वारा किसका, राइबोसोम्स का निर्माण होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना आप। न्यूक्लियोलस जो होता है किसका निर्माण करता है, राइबोसोम। तो राइबोसोम फैक्ट्री कौन होता है, वो होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, जिसको केंद्रिका बोला जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस होता है, उसके द्वारा राइबोसोम्स का निर्माण किया जाता है। और राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कौन होता है, राइबोसोम होता है। और राइबोसोम फैक्ट्री कौन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, जो केंद्रिका एक नाम का कोशिकांग मिलता है, जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। तो यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता चुका हूं बेटा कि दो प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, एक तो होते हैं एटीएस और दूसरे होते हैं 70S। यहां पे देखो एटीएस जो होते हैं वो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं और 70US जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम है तो इनकी जो यूनिट्स पाई जाती है, जो आपस में जुड़े रहते हैं, वो किस किस से जुड़े होते हैं, एक तो होते हैं 16S प्लस 14S। इस तरह से ये दो सब यूनिट्स मिलकर एक यूनिट्स बनाती है एटीएस, जो कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स बनते हैं। उसके अलावा क्या होता है बेटा, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो
दो टाइप्स के होते हैं, मतलब दो सब यूनिट्स मिलकर बनाती है 15s प्लस 30s। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा बनता है, 70s टाइप का राइबोसोम्स बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, 50 to 20 नैनोमीटर। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 50 to 20 नैनोमीटर इसकी साइज होती है। ठीक है, 70s राइबोसोम आल्सो प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकेरियोट्स। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, मतलब जो कोशिका के अंदर तो पाए ही जाते हैं डेफिनेटली। आपको देखे कोशिका के द्रव्य जो होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर भी आपको राइबोसोम्स देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर खुद के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। वो कितने टाइप के होते हैं, 70s टाइप के होते हैं। ठीक है, 70s टाइप के होते हैं। अब देखिए S जो होता है वो किसको डिनोट करता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। S जो होता है बेसिकली इसको बोलते हैं स्वेडरबर्ग यूनिट। स्वेडरबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन रेट बताता है ये। ठीक है, अपकेंद्रीकरण वाली रेट बताता है। ठीक है, अब देखियो सॉरी, स्वेडरबर्ग यूनिट होती है और उसको सेडिमेंटल रेट कहते हैं। इट इनडायरेक्टली इज ए मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। तो किसी भी राइबोसोम की डेंसिटी और साइज मेजर करने के लिए जो यूनिट काम में ली जाती है वो S ली जाती है और उसको किसको डिनोट करती है, डेंसिटी और साइज को डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम जो आयन होता है, जो ये दोनों सब यूनिट जो होती है ना 60s एंड 40s, ये जो सब यूनिट्स जो होती हैं वो आपस में जब जुड़ती है तो उसमें किसका मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है बेटा, इसमें यहाँ पर जो एलिमेंट होता है वो किसका होता है, Mg+2। ठीक है, मैग्नीशियम जो आयन होता है, मैग्नीशियम जो एलिमेंट होता है उसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल होता है। कैसे, अगर मान लीजिए इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है 0.001 मोल अगर होती है तब तो ये दोनों जुड़ जाते हैं। कौन सी, 60s और 40s, ये क्या होते हैं बेटा, राइबोसोम आपस में जुड़े रहते हैं, या फिर दो राइबोसोम आपस में जुड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए इससे ज़्यादा हो जाती है तो डायमर बन जाते हैं, अगर इससे कम हो जाती है दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन सिंथेसिस कोशिका में चलता है तो बहुत सारे राइबोसोम क्या होते हैं, एक mRNA के साथ जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पे एट द टाइम ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस सेवरल 70s राइबोसोम बिकम अटैच्ड टू mRNA विथ हेल्प ऑफ स्मॉलर सब यूनिट्स। बिल्कुल बात सही है। आर द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम, पॉलीसोम्स एंड द एर्गोसोम्स। तो इसमें क्या होता है, जब एक मान लीजिए एक mRNA है, ये एक mRNA मतलब RNA, इस पे क्या होती है बेटा, बहुत सारी जो सब यूनिट्स हैं वो जुड़ जाएंगी। ठीक है, इस तरह से जुड़ जाएंगी। अब इस तरह से जुड़ जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम आ गए तो इसको पॉलीराइबोसोम बोल सकते हो, पॉलीसोम बोल सकते हो। तो ये कब जरूरत पड़ती है कोशिका को, जब एक से अधिक प्रकार की प्रोटीन्स बनानी होती है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर राइबोसोम्स के बारे में बिल्कुल डिस्कस कर लिया। इसकी डिस्कवरी जॉर्ज पैलेडी ने की थी। ठीक है, 1953 में की थी। इसके अलावा 2 टाइप्स के राइबोसोम्स होते हैं, एक तो 80s टाइप के होते हैं, दूसरे होते हैं 70s टाइप के होते हैं। ठीक है, 80s जो होते हैं यूकेरियोटिक्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं, 70s टाइप के होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो तो यही हैं। इसके अलावा इनकी जो सब यूनिट्स होती हैं, जो 80s टाइप में 60s प्लस 40s होती है, दूसरी जो होती है 70s में 50s प्लस 30s होती है। ठीक है, इनके द्वारा ये बनती है। और आपको मैंने बता दिया एस जो होता है स्वेडरबर्ग यूनिट्स होती है और जो डेंसिटी और साइज को बताती है। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर में हमने राइबोसोम्स के बारे में जाना। राइबोसोम क्या होते हैं, इंजन ऑफ द सेल होते हैं। इसके बारे में हमने आपको बता चुके हैं कि प्रोटीन अगर कोशिका को हेल्प करती है, पूरे प्रोटीन जितना भी फंक्शन होता है बॉडी में, जितने भी फंक्शन होते हैं, चलते हैं, उठते बैठते, जितनी भी एक्टिविटीज होती है हमारे लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो उसको कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। इस वजह से इसको इंजन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, और प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि सभी प्रकार की जो प्रोटीन्स बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, राइबोसोम्स के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने राइबोसोम्स के बारे में जाना। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और उन सभी को शेयर कीजिए जो नीट मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और जो बायोलॉजी साइंस से हैं, जो बायोलॉजी को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। थैंक यू।